बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर मैकेनिज़म्स ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स सेल के ऊपर कैसे एक्शन करते हैं, यानी हार्मोन्स की वजह से सेल्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ये बातें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं, मतलब कि लिपिड सोल्यूबल के लिए अलग होंगे और लिपिड इनसोल्युबल हार्मोन्स के लिए मैकेनिज़म्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे। अब जो ब्लड के अंदर हर तरह के हार्मोन्स मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व होके आगे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। हर एक हार्मोन ने किसी और तरह के सेल पर जाकर अफेक्ट करना होता है। तो हर एक हार्मोन को पता कैसे चलता है कि मैंने इस सेल के ऊपर एक्शन करना है, तो उसके लिए भी डिटेल पढ़ेंगे रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो हार्मोन को अटैच करवाएं। जो टारगेटेड सेल्स होते हैं उन्हीं के पास रिसेप्टर्स होते हैं। अनटारगेटेड सेल्स होंगे उनके ऊपर रिसेप्टर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। As noted already, hormones produce their specific effect on their target tissues via specialized receptor protein located either inside the cell or on the surface of cell. दो तरह के रिसेप्टर बताए गए हैं। हार्मोन जब भी आकर अटैच होता है टारगेटेड टिश्यूज़ पर, तो टारगेटेड टिश्यू के अंदर रिसेप्टर होते हैं। या तो वो टारगेटेड टिश्यू की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, या फिर वो सेल के अंदर साइटोसोल में भी मौजूद हो सकते हैं। दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, साइटोसोल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर। मोस्ट लिपिड सोलेबल हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स सच एज स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन readily penetrate the plasma membrane and bind to the receptor in the cytoplasm of targeted cell. जो हार्मोन्स लिपिड सोलेबल होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स, इनके लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, क्योंकि लिपिड की बनी होगी तो लिपिड के अंदर से क्रॉस कर जाएंगे ये लिपिड्स, और अंदर जाके ये साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर मालिक्यूल होंगे जो उनके ऊपर जाकर बाइंड करेंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज़्म है लिपिड इनसोल्युबल का, यानी हाइड्रोफिलिक का हार्मोन्स का, उसके अंदर ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हार्मोन, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हैं वो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, इनके अंदर से परमिएबिलिटी नहीं होगी, एंड देयरफॉर बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस, सेल सरफेस। तो इस वजह से ये हार्मोन्स, इन हार्मोन्स के रिसेप्टर हैं जो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही सरफेस पर मौजूद होते हैं। द इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन डिपेंड ऑन whether it bind to cytoplasmic or cell surface receptor. सेल के अंदर क्या मैकेनिज़्म होता है हार्मोन के एक्शन का, तो वो डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन से रिसेप्टर पर, किस तरह के रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ, सेल सरफेस वाले रिसेप्टर पर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पर। इसके बाद अटैचमेंट के बाद दोनों में अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म होंगे। Lipid soluble hormones bind to cytoplasmic receptors, forming hormone receptor complexes that translocate to the nucleus and act directly on the DNA of cell to affect long-term changes lasting hours or day. लिपिड सोलेबल हार्मोन्स जब बाइंड होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, और डायरेक्टली ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं, जिसका असर
कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक हो सकता है और ये काफ़ी अरसे तक रहने वाला असर है। हार्मोन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स वगैरह जो प्रमोटर्स वगैरह हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब इसी टॉपिक को लिपिड सोल्यूबल वाले टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। लिपिड insoluble hormones bind to cell surface receptor, often leading to production of one or more second messenger। लिपिड insoluble हार्मोन्स सरफेस के ऊपर आकर अटैच होते हैं और इसके बाद एक सेकंड मैसेंजर होता है जो अंदर मैसेज को कन्वे करता है, विच एम्पलीफाई द सिग्नल एंड मीडिएट रैपिड शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स वाया वेरियस अफेक्टर प्रोटीन। अब इस जगह पे डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये लिपिड सोल्यूबल के लिए ये डायग्राम बनाई गई है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के लिए ये मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है जो ये अंदर मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद अंदर एक रिसेप्टर मौजूद होगा, रिसेप्टर का कम्प्लेक्स दाखिल हो जाएगा इन पोर्स में से, न्यूक्लियर पोर्स में से न्यूक्लियस के अंदर या फिर मेम्ब्रेन के अंदर से भी क्रॉस कर सकता है क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ही होगा जो कम्प्लेक्स है। फिर ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। ट्रांसक्रिप्शन से फिर आगे प्रोटीन की अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर हैं ये स्पीड को ट्रांसक्रिप्शन की फ़ास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। ये हार्मोन्स स्लो करने से प्रोटीन कम बनेगी, फ़ास्ट करने से प्रोटीन ज़्यादा बनेगी और अफेक्ट जो होगा इनका लॉन्ग लास्टिंग होगा। काफ़ी देर तक ये प्रोटीन्स अंदर काम करती रहेंगी और काफ़ी देर तक ये ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी। दूसरा जो हार्मोन का एक्शन हमने डिस्कस किया वो था लिपिड insoluble हार्मोन्स। तो फर्स्ट मैसेंजर आएगा बाहर से, यानी कि हार्मोन आकर इस रिसेप्टर के ऊपर जो मेम्ब्रेन में मौजूद है, मेम्ब्रेन की सरफेस पर मौजूद है और इनर साइड पे भी, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये अंदर से मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है। तो हार्मोन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, बाहर की तरफ इस साइड पर आकर अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद एक अंदर वाली साइड पर सेकंड मैसेंजर मौजूद होगा। सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, मैसेज को पहले इधर टच होगा, ये मैसेज को इधर से आगे लेकर जाएगा और यहाँ पर एक अफेक्टर प्रोटीन होगी, उस अफेक्टर प्रोटीन के पास मैसेज को लेकर आ रहा है, इसलिए इसको सेकंड मैसेंजर कह रहे हैं। सेकंड मैसेंजर्स की टाइप्स भी अभी डिस्कस करते हैं। ट्रांजिएंट अफेक्ट होगा इसका। ट्रांजिएंट अफेक्ट मतलब थोड़ी देर तक रहने वाला अफेक्ट है इसका, ये लिपिड insoluble हार्मोन्स का। अब इसके बाद एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से डिस्कवर हुए थे। बहुत सारा रोल है, इस पर एक वीडियो अलग से होगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन है बॉडी में, लेकिन यहाँ पर इतना बताया गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनसे एक्सेप्शनल केस हैं, मतलब वो लिपिड सोल्यूबल और लिपिड insoluble वाले मैकेनिज़्म में नहीं आते। यहाँ पर जो एक्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो डिपेंड करता था रिसेप्टर्स पर और हार्मोन की नेचर पर, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो उसके अंदर नेचर ऑफ रिसेप्टर नहीं है, आर एक्सेप्शनल प्रूविंग the rule that the nature of receptor not the hormone determines the mode of action. Although lipid soluble prostaglandin bind to cell surface। अब यहाँ पर सेल सरफेस पे अटैच होने वाले रिसेप्टर्स होंगे, हालांकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लिपिड सोलेबल है। लिपिड सोलेबल तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर अटैच करते थे ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो सेल की सरफेस पर बाइंड होंगे। रैपिड और शॉर्ट लास्टिंग अफेक्ट होगा, थोड़ी देर के लिए इनका अफेक्ट होगा।
सिमिलर टू दैट ऑफ लिपिड इनसोल्युबल हार्मोन्स। अब यहाँ पर फंक्शन कैसा कर रहे हैं लिपिड इनसोल्युबल हार्मोन्स का की तरह का। प्रॉपर्टीज़ हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं टेबल 9.5 में। एक बार टेबल 9.5 को भी देख लेते हैं कि हर हार्मोन का एक अलग से मोड ऑफ एक्शन है और उसके फंक्शंस हैं। सबसे पहला फीडबैक रेगुलेशन है लिपिड सोलेबल हार्मोन्स में, स्टीरॉयड में भी होती है, थायरॉक्सिन में भी होती है फीडबैक रेगुलेशन। दूसरा जो है वो पेप्टाइड और प्रोटीन्स में भी मौजूद है। ये लिपिड इनसोलेबल में भी फीडबैक रेगुलेशन मौजूद है। कैटिकोलामाइंस यानी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में भी फीडबैक रेगुलेशन होती है। सब में ये तमाम जितने भी हार्मोन्स बताए गए हैं हार्मोन्स की टाइप्स। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, स्टीरॉयड्स भी बाइंड करते हैं, थायरॉक्सिन भी बाइंड करता है। जो ख़ुद से प्रोटीन हैं वो बाइंड नहीं करते ज़्यादा। ये बाइंड इसलिए करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को, स्टीरॉयड और थायरॉक्सिन, ताकि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। सॉल्युबिलिटी क्योंकि ये लिपिड नेचर हैं तो इनको वाटर में यानी प्लाज्मा में, एक्वस मीडियम है जो कि इसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है। कैटिकोलामाइंस जो हैं वो बाइंड नहीं होते, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू। लाइफ टाइम कितना है हार्मोन का, थर्ड में बताया गया है। आवर्स, कुछ घंटों तक स्टेरॉयड का असर रहता है। थायरॉक्सिन का दिनों तक रहता है असर, पेप्टाइड्स और प्रोटीन का कुछ मिनटों तक, और कैटिकोलामाइंस का कुछ सेकंड तक। जैसे कि ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का इमरजेंसी कंडीशन में जो इफ़ेक्ट है कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है। टाइम कोर्स ऑफ एक्शन, कितनी देर लगती है इन हार्मोन्स को अपना एक्शन करने के लिए। जो लिपिड सोलेबल हैं उनको कई दिन भी लग सकते हैं, आवर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। थायरॉक्सिन को कई दिन लग जाएंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारा एक प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स है। और पेप्टाइड हार्मोन जो हैं वो कुछ मिनटों से कुछ घंटों के अंदर अंदर अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और कैटिकोलामाइन सेकंड्स या सेकंड से भी कम में अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिसेप्टर की जो लोकेशन होती है लिपिड सोलेबल की, साइटोसोल के अंदर या फिर न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के अंदर है। ज़्यादातर की जो है वो न्यूक्लियस में ही है, कुछ हैं जो साइटोसोलिक रिसेप्टर वाले हैं। पेप्टाइड हार्मोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है रिसेप्टर, कैटिकोलामाइंस के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी इनको यहीं पर ही एंड करते हैं। ये टॉपिक बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट की डिटेल जब पढ़ लेंगे तो उस टाइम पे। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, ये समझ आ गया होगा। और इंट्रोडक्टरी टॉपिक में सिर्फ हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, दो तरह के मैकेनिज़्म की। बाकी डिटेल्स बाद में, दोनों की डिटेल्स जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे।